हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे राइटिंग डिस्कशन सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 17 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 18 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का एसे लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता थी, साथ ही अपनी भाषा शैली को कैसे श्रेष्ठतम बनाने की आवश्यकता थी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एसे आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस एसे को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपने इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया है और किन किन बिंदुओं को आपने इरेज किया है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो बिंदु आपने ऐड किए हैं उनकी प्रासंगिकता कितनी है और जो आपने नहीं ऐड किए हैं उनको कितना प्रासंगिक रूप से ऐड करने की आवश्यकता है। क्लियर। हम अपनी इस क्लास की शुरुआत करें इससे पहले जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़े हों उन्हें पता हो कि हमने एसे राइटिंग से रिलेटेड आपके लिए 2 सीरीज शुरू की हैं, जिसमें हमारी जो पहली सीरीज है वो है एसे राइटिंग की, जिसमें हम आपको अपनी तरफ से किसी भी एसे का फ्रेम देते हैं, उसकी पीडीएफ देते हैं और उसको वीडियो डिस्कशन के माध्यम से बताते हैं कि आपको इस एसे को किस तरीके से लिखने की आवश्यकता है, उसमें किस तरीके से बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है और कैसे अपनी भाषा शैली को गढ़ने की आवश्यकता है। जब आप इस वीडियो को देख लेते हैं तब आप लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसी एसे को भेजते हैं और जिसको आप भेजते हैं उसे हम अपनी दूसरी एसे की सीरीज यानी कि एसे राइटिंग डिस्कशन, जो कि इस समय आप देख रहे हैं, इस सीरीज में उसी एसे को डिस्कस करते हैं। और जब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं तो इसमें जो हमने आपको फ्रेम बताया था उसको बिल्कुल भी फॉलो ना करके आपके द्वारा दिए गए उत्तर में आप ही के द्वारा दिए गए फ्रेम को और बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। और ऐसा हम एक ही विषय में 10 लोगों में अलग अलग तरीके के 10 तरीके अपनाते हैं। अर्थात आपसे ये हमारे भरोसा रहता है आप पर कि आप हर एक व्यक्ति का टॉपिक भले ही सेम हो लेकिन ऐसे सबके सुनेंगे, क्योंकि आप जब सबके सुनेंगे तो एक ऐसे को लिखने के आपके पास 15 से 20 तरीके हो जाएंगे, जो न केवल आपके मस्तिष्क की सोचने की क्षमता को काफ़ी ज़्यादा उन्नत बनाएंगे बल्कि आपको भविष्य में ऐसे लिखने में सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, तो आप हमारी इतनी बातें समझ गए। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम आपके इस एसे को पढ़ते हैं और इस एसे को पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि वास्तव में इस एसे को और कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता था। ठीक है, तो आपका एसे है जो हम हैं वो संस्कार हैं, जो हमारे पास है वो सभ्यता है। आपने लिखा है संस्कार व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रथम पाठशाला है, तो सभ्यता उसकी परिपक्व अवस्था। संस्कार व्यक्ति को नैतिक बनाते हैं तो सभ्यता उन्हें भौतिक, ऐसे लिखा रहता है। संस्कार व्यक्ति को नैतिक बनाते हैं तो सभ्यता उन्हें भौतिक। संस्कार एक छोटी अवधारणा है, आप यहाँ पे छोटी अवधारणा नहीं, संस्कार एक सूक्ष्म अवधारणा है जो कि व्यक्ति से संबंधित होती है, तो वहीं सभ्यता एक विस्तृत अवधारणा है। अब सूक्ष्म और विस्तृत समझ गई, क्योंकि यहाँ पे छोटी, जब जहाँ पे छोटी आता है वहाँ पे बड़ी आता है और जहाँ सूक्ष्म आता है वहाँ विस्तृत आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे छोटी की जगह सूक्ष्म का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो वहीं सभ्यता विस्तृत अवधारणा है जिसका संबंध किसी क्षेत्र विशेष से होता है। एक सभ्यता के अंदर अनेकों संस्कार पोषित और पल्लवित होते हैं, है ना। आप यहाँ पे एक और वर्ड उपयोग कर सकती हैं, पुष्पित और पल्लवित होते हैं। स्मरणीय है कि एक संस्कारित और चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र के निर्माण में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं होता, निर्वहन, ठीक है, निर्वहन पूर्णता से करते हैं और राष्ट्र के चहुमुखी नहीं होता, चहुमुखी, क्लियर, ये होता है बड़े ऊ की मात्रा और फिर छोटे ऊ की मात्रा, ठीक, और ऊपर अंक की बिंदी। चहुमुखी विकास के लिए खुद को आत्मसमर्पित करते हैं। वास्तव में संस्कार का जन्म हमारे घर परिवार से होता है, हमारे अपनों से होता है, जबकि सभ्यता का जन्म समाज से होता है। परिवार में माता पिता भले ही अनपढ़ क्यों ना हो, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, लेकिन संस्कार देने की क्षमता जो उनमें होती वो दुनिया के किसी स्कूल की पाठशाला में नहीं होती। जो मैं बोल रहा हूँ ना इसको ऐड करती जाना, है ना, क्योंकि मैं फ्लो में बताऊंगा और वर्ड को ऐड कर दूंगा, यानी कि जो आपका करेक्शन सही नहीं होगा उसको करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि संस्कृति संस्कार और सभ्यता की कुंजी है, तो वहीं संस्कृत मानव जीवन के अस्तित्व की भी कुंजी। संस्कार व्यक्ति को गुणी और सरल बनाता है तो सभ्यता
उन्हें जटिल बनाता है। संस्कारों से एक संस्कृत का विकास होता है और इस संस्कृत के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति में नैतिकता का विकास होता है। इन्हीं नैतिक विचारों से एक सभ्यता का आधार बनता है, ठीक है ना, एक आधार बनता है, उसके स्वरूप का निर्धारण होता है, निर्धारित नहीं, निर्धारण। अगर हम अतीत की बात करें तो उस समय के असभ्य और बर्बर मानव जो जंगलों में निवास करते थे, जो आखेटक का जीवन जीते थे, जो खाद्य संग्राहक पर निर्भर थे, उन्हें जब ज्ञान का बोध हुआ, अब यहाँ ज्ञान का बोध नहीं, उन्हें जब संस्कार का बोध हुआ, उनकी जब बुद्धि का विकास हुआ, तो उन्होंने आग के आविष्कार के माध्यम से पशुपालन करने लगे, पहिए का आविष्कार के माध्यम से वो कृषि कार्य करने लगे, और इन्हीं सब कारणों ने आगे चलकर उन्हें संस्कृति की ओर तब्दील किया, इन्हीं कारणों ने आगे चलकर उन्हें सभ्यता की ओर उन्मुख किया। ऐसे आप बताएंगे, ठीक है, जिसके तहत मानव समूहों में रहने लगे और इस तरह अलग अलग संस्कृतियों से आगे एक सभ्यता का विकास हुआ। इसको शॉर्ट कर दीजिए, जैसा मैंने अभी बताया। पुनः इसी क्रम में अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ, जैसे मिस्र की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ग्रीको रोमन सभ्यता, इन सभी भारतीय सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता अधिक परिपक्व और विकसित अवस्था में थे। जब इन सभ्यता में अधिक भौतिकतावादी तत्वों का समावेश होने लगा तो संस्कार और सभ्यता के मध्य द्वंद्व उत्पन्न हो गया। इसमें संस्कृत का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। अंततः धीरे धीरे वो सभ्यता विनाश की गर्त की ओर समा गई। ऐसे बताइए। कई समीक्षकों व विश्लेषकों व इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में भी किसी न किसी प्राकृतिक आपदा या आर्यों के आक्रमण की मुख्य भूमिका रही होगी, लेकिन मेरा मानना है कि इस सभ्यता में भी संस्कारों का पतन की अपनी एक भूमिका हो सकती है। आप भी 100% नहीं कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि किसी ने पतन का एक निश्चित कारण नहीं दिया, इसलिए आप भी नहीं दे सकते। हालांकि ये 100% सही है, ये भी कहना अनुचित है, क्योंकि अब देखो आपने यहाँ बताया ना, ऐसे नहीं, उसी लाइन में बताओ। उस समय के साक्ष्यों का अभाव है, अतः हम कह सकते हैं कि सभ्यता तभी फल फूल सकती है जब तक संस्कार उसमें विद्यमान हो, संस्कार उसमें विद्यमान हो। हम ऐसा देखते हैं, हम ऐसा देखता है नहीं, हम ऐसे देखते हैं, ठीक है ना, ये तो नेपाली लैंग्वेज हो गई, हम ऐसा देखता है, ठीक है। संस्कार व्यक्ति को परोपकारी बनाता है, तो वहीं सभ्यता व्यक्ति को लोभी व भ्रष्ट बनाती है। देखो संस्कृति को जो है ना हम फीमेल के रूप में देखते हैं, है ना, तो शक्ति अधिकांश जगह आएगी, बनाती है अधिकांश जगह। सभ्यता जो होती है ना वो मेल होती है। और एक बात और बताएं, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, सभ्यता जब होगी तो जो समाज होगा पुरुष प्रधान होगा, और संस्कृति जहाँ पे होगी वहाँ पे समाज जो होगा मात्र सत्तात्मक होगा। इसलिए अब देखिएगा वैदिक संस्कृति, वहाँ पर समाज वैदिक में क्या था, मात्र सत्तात्मक था। लेकिन जब हड़प्पा काल आ गया, या कहें कि उसके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आ गया, तो पितृसत्तात्मक समाज होने लगा, ठीक है। अपवादों को अगर छोड़ दें, वह व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी उबर जाएंगे, लेकिन सभ्यता व्यक्ति को खुद से साथ छोड़ देता है। वो इस हद तक टूट जाते हैं कि उन्हें आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। अगर बात वैदिक काल की करें तो व्यक्ति अपने सभ्यता से परे संस्कारों में डूबे रहते थे, सादगी भरी जिंदगी व्यतीत करते थे, ठीक है, व्यतीत। आप लोग सोचते होंगे कि हम कुछ भी गलत लिख देंगे तो एग्जामिनर हमको देख ही नहीं पाएगा। आप सोचो एग्जामिनर को तो छोड़ो, जब मैं इतनी स्पीड में पढ़ रहा हूँ, इतनी स्पीड में मैं देख ले रहा हूँ, तो एग्जामिनर तो मुझसे भी ज़्यादा परिपक्व होते हैं, है ना, तो उनको भी पता था कि बच्चे कैसे उनको मूर्ख बना रहे हैं, ठीक है। तो ये गलती कभी मत करना, इसलिए कहा जाता है एक बार अपने आंसर की रीडिंग जरूर करना और उसे फिर से करेक्शन में लाना, ठीक है। उनका जीवन सरल होता था। ऋषि मुनियों का जीवन व्यक्ति करते थे। ये बार बार व्यक्ति क्यों लिख रही हैं आप, व्यतीत थी ना। लैंगिक समानता नाम मात्र का था, लैंगिक समानता नाम मात्र का था, लैंगिक असमानता, है ना, लैंगिक इक्वल तो थे ना। स्त्रियों को भी वैदिक साहित्य की रचना का अधिकार था। यही होता है, जल्दबाजी में कुछ भी लिख देते हैं। लैंगिक असमानता वर्ड आएगा, लैंगिक समानता नहीं आएगा। लैंगिक समानता तो थी ना वहाँ पे, तभी तो आप बता रहे हैं कि स्त्रियों को भी वैदिक साहित्य की रचना में अधिकार था। लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, अपाला है, आपाला नहीं है, अपाला, ठीक है ना, घोषा, ठीक है, वर्थिका आदि, इन्हें संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। ये सब उस समय के संस्कार ही तो हैं, संस्कार ही तो थे। वहीं गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका संस्कार ही तो था। जैसे यहाँ बताइए वैसे वहाँ पे बताओ। बुद्ध जो उन्हें महात्मा बुद्ध बनाया, महावीर को केवलिन नहीं होता, केवल, है ना,
कई जगह पे केवलिन लिखा होता है लेकिन केवल लिखा करिए आप, ठीक है। केवल, फिर जिन आपने लिख दिया, केवल बनाया एक ही चीज़, ठीक है, जिन केवल एक ही अवधारणा है। और अशोक को सम्राट अशोक से देवानाम प्रियदर्श बनाया। इन महानता के पीछे, पीछे नहीं पीछे, है ना, पीछे उनके संस्कार ही तो थे। अब ये देखो ही तो थे, ही तो थे, ये रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे शब्दों की मर्यादा को समझिए। आप यहाँ पे बता सकते हैं क्या कि ऐसे, कि मैं ऊपर वाले से ही करेक्शन कर देता हूँ कि ऋषि मुनियों का जीवन व्यतीत करते थे, साथ ही लैंगिक समानता होने के कारण भी स्त्रियों को वैदिक साहित्य की रचना करने का अधिकार प्राप्त था। इनमें से लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, वर्तिका जैसी जो विदुषियाँ थीं, ऐसे बताना विदुषियाँ जो थीं, स्त्रियाँ नहीं बताना, विदुषियाँ थीं, ये विद्वान थे, विदुषियाँ, जिन्हें संपत्ति का अधिकार भी प्राप्त है। ये वास्तव में उस समय के संस्कार को ही प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात गौतम बुद्ध की करें तो उनके संस्कारों ने ही उन्हें सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनाया था। महावीर की बात करें तो उन्हें कैवल्य वास्तव में इसी कारण प्राप्त हुआ था। अशोक की अगर बात करें तो उन्हें देवानाम प्रियदर्श उनके संस्कारों के कारण ही कहा गया, और वास्तव में ये सब उनकी महानता के द्योतक थे, ऐसे बताना होता है, ठीक है। इन्हीं संस्कारों को महात्मा बुद्ध, महावीर एवं अशोक ने आम जन मानस एवं समाज को रसपादित कराने की कोशिश की। अगर बात मध्यकाल की, अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर को लग जाएगा कि ये लड़की पक्का हिस्ट्री की स्टूडेंट है, ठीक है, क्योंकि आपने एंशियंट बता दिया, फिर मेडवल बता रही हो, तो उसको ये लगेगा कि अब मॉडर्न भी बताएंगी मैडम, ठीक है। तो आप ये इतना उस पर पुट मत डालिए, नहीं तो एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है। और एग्जामिनर को बड़ी चिढ़ होती है जो ऑप्शनल वाला अपना ऑप्शनल का ज्ञान यहाँ पे लगा देते हैं। वो चाहता है कि सब कुछ आप बताएं, ठीक है। संस्कारों से औरंगजेब जिंदा पीर कहलाए। हम भारतीयों ने सूफी भक्ति आंदोलन के माध्यम से, क्रम नहीं है, सूफी भक्ति पहले आएगा, बाद में औरंगजेब, ये सब आएंगे। हमारी धरा के रगों में संस्कार बसे, हमने सभ्यता की भौतिकता को त्याग कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई जैसे संस्कारों से भारत के इन दियों को प्रज्वलित किया। हम भारत को केवल एक टुकड़ा, भारत को केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं मानते, बल्कि इसे माता के रूप में संबोधित करते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने गर्भ में, ऐसे आप बताएंगे, जिस प्रकार एक माँ अपने गर्भ में पल रहे, पहले हम सोच रहे हैं आप ही का पढ़ लें, फिर अपनी तरफ से बताएं, है ना, नहीं फिर सब गदफर हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखिए भूमि, ठीक है। जिस प्रकार, ये उनका स्टेटमेंट है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, अरविंद का, ठीक है ना, अरविंद घोष। जिस प्रकार माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को पूजा पाठ व ध्यान के माध्यम से संस्कारों को सिंचित करती है ना, सिंचित, सिंचती, ताकि जब बच्चे का जन्म हो तो संस्कारों से पोषित हो और आगे 16 संस्कारों को धारण करने योग्य हो जाए। उसी प्रकार पृथ्वी उन्हें उर्वरता की देवी कहती है। पृथ्वी जिन्हें उर्वरता की देवी कहा जाता है, जिन पर तमाम प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे आश्रित होते हैं, वो इन सबों में संस्कारों को भरती है, इन सबों में संस्कारों को निष्पादित करती है। आज अगर हम वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में नजर दौड़ाएं तो व्यक्ति की इच्छाएं अनंत हैं, वे महत्वाकांक्षाओं से भरे परे हैं, वह महत्वाकांक्षाओं से पूर्ण है। भौतिकतावादी समाज की ओर बढ़ रहा है, जहां अपनी संस्कृत व संस्कारों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। खान पान, वेशभूषा, रहन सहन सभी बदल रहे हैं। व्यक्ति की आधुनिकता के रस में घुलते जा रहे वर्तमान प्रतिस्पर्धी समाज में आगे बढ़ने के लिए केवल पैसे कमाने की दिशा में अग्रसर रहते हैं, जो अपने बच्चों के साथ साथ व्यतीत नहीं करते, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें संस्कारों का रसपान नहीं हो पाता है। यही वजह है कि वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के क्राइम, बलात्कार, चोरी, मर्डर, हत्या को बढ़ावा मिल रहा है। आज का मानव सभ्यता ने महिला को एक उपभोग की वस्तु मात्र बना दिया, लेकिन संस्कार उन्हें देवी यानी कि, ठीक है ना, यानी कि ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि यत्र नारेस्ते पूजन्ते, यत्र नारे नहीं, यत्र, ठीक है, नारेस्ते, संस्कृत कम आती है ना लोगों को, क्योंकि यत्र नारेस्ते पूज्यन्ते, ठीक है, तत्र देवता, देवता ऐसे लिखा जाएगा, देवता रमनते, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। पूज्यन्ते, पूज्यन्ते लिखना है, ठीक है ना, ना आएगा संस्कृत में, पूज्यते नहीं, जैसे सम्मान से, ये क्या लिखा है, सम्मानित करते हैं, संबोधित करते हैं, यहाँ वर्ड आएगा। वहीं ये देखते हैं कि जिस माँ बाप ने बच्चे को 9 महीने गर्भ में पाला और पुनः उसकी ज़िंदगी बनाई, उन्हें ही वे बुढ़ापा में बेसहारा कर देते हैं। वो पग पग भटकते हैं, वो दर दर भटकते हैं। पग पग का मतलब होता है पैर पैर, पग का मतलब होता है पैर, लेकिन दर का मतलब होता है राह राह भटकते हैं, ठीक है। वृद्धा आश्रम में रहने के लिए छोड़ देते हैं, तो दूसरी ओर लैंगिक भेदभाव के कारण अपने ही द्वारा जन्म दिए बच्चों
अपने ही द्वारा जन्म दी बच्ची यानी कि लड़की, लड़की वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे कन्या यूज करेंगे, ठीक है। कन्या रूपी देवी को बर्बरता पूर्वक गंगा में बहा देते हैं, जहां उनकी संवेदना, अब यहाँ पे थोड़ा इमोशन दिखाओ ना, मतलब आपको लगना चाहिए एग्जामिनर को कि अगर ये लड़की कलेक्टर होती और गंगा में बहती उस लड़की को देख रही होती तो एक गोद ले लेती, ऐसा दिखाओ उसको, ठीक है। और रियलिटी भी यही है कि अगर आप कलेक्टर होती तो आप उसको गोद ले लेती, कोई भी होगा गोद ले लेगा, है ना। और उस समाज के मुंह पर तमाचा मारेगा जिस समाज में ऐसी बर्बरता को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक। ये संस्कार का ही तो लोपित रूप है। व्यक्ति आज इस चकाचौंध भरी जिंदगी को आसान बनाने हेतु तो अपने नैतिक मूल्यों में हरास कर रहा है। हरास ऐसे लिखा रहता है, ऐसे ही आप लिखती हैं, ये ऐसे रावड़ता है, ठीक है। हम त्योहारों और रीति रिवाजों को भूल रहे, हम अपनी सदियों से चली आ रही परंपराओं को भूल रहे। आज लोग होली, दिवाली, ठीक है ना, दिवाली, दशहरा, ईद इसलिए मनाते हैं कि वह एक सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करें ताकि इसकी प्रसिद्धि बढ़े। इसलिए नहीं मनाते कि शांति मिले, भाईचारा के भाव से गले मिले, जीवन में संस्कारों के रंग लाएं। ये सब आज सभ्यता के कारण एक मजाक बनकर रह गया। लोगों की आस्था श्रद्धा इस तकनीकी युग में भंग होते हुए नजर आते हैं। व्यक्ति अपनी भोग विलास से भरी जिंदगी जीने के लिए पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। ये रिपीट कर रही हैं आप, ठीक है, नष्ट कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे, जो संस्कारों की कमी को दर्शाता है। आज जब एक स्त्री श्रृंगारों से भरी होती है तो वह खुद को सहज महसूस करती है, लेकिन मैं सादा जीवन जीना पसंद करती है। मैं सादा जीवन जीना पसंद करती नहीं है, मैं सादा जीवन जीना पसंद करती हूँ। अब यहाँ पे कैसे आपको बताना है अभी हम बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, मतलब जब पूरा हो जाएगा तब बताएंगे, ठीक है, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। कई बार हमें ताने भी सुनने को पड़ते हैं, लेकिन हम अपने संस्कार को धारण किए हुए रहते हैं। वर्तमान कोविड-19, नए पैरा से लिखते हैं, वर्तमान कोविड-19 का एक कारण कहीं ना कहीं संस्कारों का कम होना ही है। इस दौर में भी लोगों ने अपना खोता हुआ संस्कारों को उजागर किया, जैसे दवाओं का कालाबाजारी, O2 जमाखोरी, ऑक्सीजन की जमाखोरी। O2 मत लिखना। जैसे मैंने एक बार देखा था, एक लड़के ने अपनी प्रेमिका का स्टेटस फोन में क्या नाम फीड किया हुआ था, माई O2, है ना, O2 माई लाइफ। तो मैं समझता था O2 कौन है, बाद में मैंने ध्यान लगाया, अच्छा उसकी लाइफ की ऑक्सीजन है। हो सकता है कि आज कोविड-19 के टाइम पीरियड पे वो ऑक्सीजन बन के उसको सिलेंडर दे रही हो, ठीक है ना। ऐसे भी लोग होते हैं, अपनी माँ के नाम के आगे कभी O2 नहीं लगाएंगे, एक से एक लोग हैं। तो याद आया इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मुझे बड़ी हंसी आती थी ऐसे लोगों पे। लेकिन वहीं कुछ कोरोना वॉरियर्स ने दिन रात एक करके अधिक से अधिक मरीजों को बचाने का प्रयत्न किया। गंगा में कोविड-19 से मरे मरीजों की लाशों का बहना हमारे संस्कारों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आज मानव अपने से दूर हो रहे हैं और एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे संस्कार लोप हो रहा है, जिससे संस्कारों का लोप हो रहा है। वहीं हम अपनी सिविल सेवा की तैयारी के दौरान इन संस्कारों को सीखते नहीं हैं, ठीक है, सीखते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं और लोगों को भी संस्कार का पाठ पढ़ाते हैं, संस्कारी होने का पाठ पढ़ाते हैं, उन्हें नैतिक मूल्य के व्यक्ति बनाने का प्रयत्न करते हैं, ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके जिसमें संस्कार भरे परे हो, जिसमें संस्कारों की पूर्णता हो। भरे परे ये गाँव का लैंग्वेज है, भरे परे हैं, है ना। तो ये गाँव वाली लैंग्वेज नहीं यूज करना, यहाँ पे आपको वर्ड यूज करना है पूर्णता, ठीक है। और इस संस्कार से एक बेहतर संस्कृति का निर्माण कर सके, ताकि सभ्यता का विकास हो सके, जिसके कारण भारत एक श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार कर सके। साथ ही नया भारत यहाँ लिखते, साथ ही भारत अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रख सकते। ऐसा कहा जाता है सभ्यता मर सकता है लेकिन संस्कार नहीं। ऐसा कहा जा सकता है कि सभ्यता मर सकती है लेकिन संस्कार कभी नहीं मरते। ऐसे आप बताती, ठीक है। देखो आपने लिखा बहुत अच्छा है, कंटेंट सारे डाले हैं, सारे पॉइंट आपने कवर किए हैं, हर एक चीज़ को यहाँ पे एंगल में जोड़ा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको थोड़ा और अच्छे से जोड़ सकती थी और उनमें भाषा शैली को और बेहतरीन बना सकती थी, ठीक है। जैसे कई जगह पर आपकी भाषा शैली में बिखराव नज़र आया है, कई जगह पे भाषा शैली टूटी है, जबकि कंटेंट आपका बहुत अच्छा था, ठीक है। तो उस चीज़ को आप अगर सुधार लेंगे तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। जैसे आप चाहें तो इस चीज़ को सेकंड या थर्ड पैरा में लाएं। आप यहाँ पे सबसे पहले ये बता दें मानव के बारे में, मानव की विकास की यात्रा के बारे में, और जब मानव की विकास की यात्रा बता रही हूँ तो शॉर्ट में बताएं।
तुरंत बुद्ध पे आ जाएं और बुद्ध को बताने के बाद इस लाइन को आप बता दें कि वास्तव में संस्कार क्या होते हैं, और यहाँ से एक एक लाइन लें, सारी लाइनें यहीं पे इकट्ठा एक ही जगह पे मत वो थोप दें, क्योंकि ये एक तरीके का बिल्कुल आप कह सकती हैं खीर है, ठीक है, यानी कि जिसको हम बाद में खाना खाने के बाद देंगे। यह एक तरीके से ये बच्चों के लिए एक चॉकलेट का पूरा बंडल है जिसमें हम एक एक चॉकलेट उन्हें नित्य देंगे, यानी कि अपने हर एक पेज में यहाँ से एक लाइन को लिखेंगे और उसको लिंक करेंगे। समझ गई? ये आपको सुधारना है अपने इसमें, वर्तनियों पे आपको ध्यान देना है। दूसरी बात है कि जो आप लिख रहे हैं उसे समझें कि आपने उस शब्द का उपयोग आखिरकार वहाँ पर किया क्यों, उसका मेन रीज़न क्या है, ठीक है, तो आपका ये ऐसे काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें एक चीज़ और की, जैसे यहाँ पे आपने जो बताया है ना, इसको थोड़ा आप और बेहतरीन कर सकते हैं। अभी हम आपको इसको बताएंगे कि आप कैसे इसको और बेहतरीन कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको ये बता दिया है, लेकिन अभी फिर से मैं एक बार पूरा आपका ऐसे आप ही की लैंग्वेज में आप ही के इन शब्दों को मिलाकर बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब आप लिखें तो आप इन्हीं चीज़ों को और अच्छे से सुसज्जित मोड में लिख सकें, ठीक है। तो जैसे वर्तनियों की गलती होती है ना, और ये देखा करें कि जो आप लिख रही हैं तो उसका प्रवाह कैसा है। कई बार होता है कि हमें फर्स्ट टाइम रीडिंग में नहीं समझ में आता, बट सेकेंड टाइम जब आप पढ़ें और जब भी पढ़ा करें ना अपना ऐसे, तो बोल बोल कर पढ़ा करें। बोल बोल कर मतलब ऐसे, जैसे आप बैठी हैं घर में अकेले, कोई और तो है नहीं चेक करने वाला, तो आप ही बैठी हैं, दिशा में अग्रसर होते रहते हैं, तो अपने बच्चों के साथ साथ समय व्यतीत नहीं करते, ऐसे पढ़ा करो। भले मोहल्ले वाले घर वाले समझे पागल हो गई, ये लगता है, बोलने दो, लेकिन अपने लिए आप ऐसा करो। संस्कृत को सही से, जो श्लोक है उसे सही से प्रेजेंट करो, क्योंकि अगर श्लोक गलत हो गया तो एग्जामिनर को लगता है कि आपको नहीं पता था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सही कर सकते हैं। बाकी इस चीज़ को अभी हम बताएंगे आपको, ये रिपीट जो आपने किया है इसको कैसे आपको लिखना था, ठीक है। तो ये इतनी बातें आप समझ गई। तो अब हम क्या करते हैं, काफ़ी क्विक फास्ट मोड में आपके इस पूरे एसे को बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप इसको और अच्छे से लिख सकें और लिखकर अपने अंकों में और बढ़ोतरी कर सकें, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप अन्य बच्चों के भी ऐसे ज़रूर सुन लेना, आपके लिए काफ़ी उपयोगी और सार्थक सिद्ध होंगे, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सामान्य तरीके से, जब मानव ने अपने जीवन की आरंभिक यात्रा की शुरुआत की तो वास्तव में उसमें संस्कारों का अभाव था। वो असभ्य था, वो बर्बर था, वो मानवता के प्रति उतना ज्ञात, उतना मर्मज्ञ नहीं था, वो मानवता का उतना मर्मज्ञ नहीं था, ऐसे आप बताएंगे। लेकिन समय दर समय जैसे जैसे उसने अपने विकास की यात्रा के चरण को आरंभ किया और जैसे जैसे वो जंगल से जमीन पर आने लगा, जैसे जैसे वो पेड़ों से उतरकर जमीन पर निवास करने लगा, कृषि के साथ साथ अपने जीवन को स्थायी बनाने लगा, वैसे धीरे धीरे उसमें संस्कारों का प्रस्फुटन होने लगा। और इन्हीं संस्कारों के प्रस्फुटन ने उसमें ऐसे बीजों का रोपण किया जो आगे चलकर संस्कृत रूपी वृक्ष के रूप में तैयार हुए। ये बात अलग है कि लोहे की खोज के बाद मानव ने उन वृक्षों से फलों को तोड़ने के प्रयत्न किया जो वास्तव में सभ्यता रूपी फल थे, लेकिन वो फल इतने स्थायी नहीं थे, क्योंकि जब तक उन फलों में उस टहनी का जोर नहीं होगा, जब तक उन फलों में संस्कार रूपी टहनी का साथ नहीं होगा, वो फल ज्यादा दिनों तक अपने आप को सहेज कर नहीं रख पाएंगे। अतः ये बात आज भी उसी दौर की याद दिलाती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वास्तव में ये ऐसी धरा है, एकदम से यू टर्न लिया ना, मतलब एग्जामिनर को लग जाना चाहिए कि अरे वाह, इसने एकदम से ऐसा यू टर्न कैसे ले लिया, ठीक है। आप बताइए कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वास्तव में भारत एक ऐसी धरती, भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पर संस्कारों का पोषण उसके रज रज में विद्यमान है। रज का मतलब होता है धूल, है ना, ऐसे शब्दों को लिख लिया करिए, उसके रज रज में विद्यमान है। और ये हर व्यक्ति को, यहाँ पर जन्मे हर एक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को इस बात से पोषित कराती रहती है। ये बात चाहे गौतम बुद्ध की करें, ये बात चाहे महावीर की करें, ये बात चाहे अशोक की करें। गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे तो वास्तव में उस सभ्यता के उस आवरण में ढके हुए थे, लेकिन जब वो अपने सिद्धार्थ के रूप को छोड़कर जब वो संस्कारों की ओर उन्मुख हुए तो वो गौतम बुद्ध कहलाए। अर्थात सभ्यता किसी व्यक्ति को विलासिता का जीवन तो प्रदान कर सकती है, लेकिन संस्कार उसे इस दुनिया से रूबरू कराते हैं।
आज पूरा विश्व जानता है कि बुद्ध के विचार न केवल उस समय के लिए प्रासंगिक थे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने एशिया को जो इनलाइट किया, एशिया को जो प्रबुद्ध किया, वो वास्तव में एक संस्कार ही कर सकता था, न कि सभ्यता। आगे जब हम बात अशोक की करते हैं तो हम देखते हैं कि अशोक अपने साम्राज्यिक जीवन में सर्वश्रेष्ठ था, महानता के गुणों से वो पोषित था, लेकिन उसमें महानता का गुण तब आया जब उसने धम्म की नीति को अपनाया, जब उसने नैतिकता के मार्ग को अपनाया, जब उसने संस्कारी होने का प्रमाण दिया, जब उसने देवानाम प्रियदर्शी का उद्घोष किया। ये संस्कार ही थे जो उसे उस सभ्यता रूपी चक्रवर्ती सम्राट बनने से दूर कर रहे थे। ये संस्कार ही थे जिसके लिए इतने प्रतापी राजा को क्षमा मांगने के लिए कृतबद्ध कर रहे थे। ये संस्कार ही थे जिसमें उसने अपनी रक्त की लौह नीति को त्याग कर धम्म की नीति को अपना लिया था। ये संस्कार ही थे जिसने आगे आकर अकबर को भी ऐसा करने के लिए मजबूर किया। एकदम से बाउंस किया ना, यही होना चाहिए। ये संस्कार ही थे जिसने अकबर को दीन इलाही, या कहें कि अकबर को दीन इलाही धर्म चलाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अब यहाँ पे रुकना, वहां तक आप ले गई, लेकिन अब रुकिए यहाँ पे। लेकिन अकबर का दीन इलाही धर्म वास्तव में अकबर की स्वयं की संकल्पना नहीं थी। वास्तव में अकबर भी भक्ति और सूफिज्म के उस मॉडल से प्रेरित था जहां पे संतों ने सभ्यता की जगह पे संस्कारों का आत्मलिंगन किया था, जहां पर भक्ति के संतों ने सभ्यता को तोड़कर संस्कारों से अपना नाता जोड़ा था, जहां उन्होंने जीवन की उस मोह माया से अपने आप को छोड़कर, सांसारिक वस्तुओं से अपने आप को दूर कर आत्मिक सुख के लिए परम पिता परमेश्वर को अपना आराध्य माना था। तो इसके विचार तो स्वाभाविक रूप से अकबर में पड़ने ही थे, इसके संस्कार तो वास्तव में अकबर के अंदर आने ही थे। लेकिन समय की गति ने जब अपना रुख बदला, समय की गति ने जब नैतिकता के पतन की शुरुआत की, समय की गति ने जब विदेशी आक्रमणकारियों को भारत में आगमन किया, तो उनमें से यूरोपियनों ने अपनी सभ्यता को थोपने का यत्न किया। लेकिन ये बात भी किसी से दूर नहीं है कि भारत ने उनकी सभ्यता से बिना प्रभावित हुए भी अपने संस्कारों को संजोए रखा। बात चाहे राजा राम मोहन राय की हो, बात चाहे ईश्वरचंद विद्यासागर की हो, बात चाहे स्वामी विवेकानंद की हो, इन सब ने अपने नैतिक रूपी संस्कार से इस सभ्यता रूपी इस विचार पर खंडन किया। विवेकानंद जब शिकागो जाते हैं तो वहाँ पर ब्रदर्स एंड सिस्टर के संबोधन के माध्यम से जिन संस्कारों को दुनिया से रूबरू कराते हैं, जिन संस्कारों से दुनिया को रूबरू कराते हैं, वो वास्तव में उनकी सभ्यता पर एक कुठाराघात था। वो इस बात के दर्शन करा देते हैं कि आपकी सभ्यता रूपी इस सोच में लोगों का शोषण निहित है, जबकि हमारी संस्कार रूपी उस सोच में लोगों का सदाचार निहित है, लोगों का कल्याण निहित है। हम वसुधैव कुटुंबकम की उस परंपरा के बीजारोपण से प्रेरित हैं, जहां पर सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया की संकल्पना विद्यमान है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में अब आप बिल्कुल मूव कर गए, लेकिन वर्तमान संदर्भ में कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान जब हम देखते हैं कि लोग सभ्यता के कारण अपने संस्कारों का विलोपन कर रहे हैं, विलोपन वर्ड यूज करना ये एनवायरनमेंट का वर्ड है, लोग सभ्यता के कारण अपने संस्कारों का विलोपन कर रहे हैं, लोग मोह माया और लोभ के कारण अपने संस्कारों का विलोपन कर रहे हैं, जो कि उनके संस्कारों की नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कई समाज के ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति जो अपने संस्कारों को सजोए हुए आज भी अपने सदाचार का परिचय देते हुए अपनी सादगी से दुनिया को महकाते हुए इस भारत रूपी बागवान को गुलजार कर रहे हैं। इसमें किसी एक का नाम लेकर अन्य की उपेक्षा करना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अनगिनत लोग हैं, यहाँ पर इतने लोग हैं कि उनके नाम लेने से हो सकता है कि इतिहास के हर एक पन्ने भर जाएं। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने इन संस्कारों को संजो कर रखना है, हर व्यक्ति को अपने रीति रिवाजों और संस्कारों को संजो कर रखना है। और ये संस्कारों की जो प्रथम पाठशाला है वो माँ के गर्भ से मिलती है। ये संस्कारों की जो प्रथम पाठशाला है वो माता पिता के प्रथम संबोधन से मिलती है। ये संस्कारों की जो प्रथम पाठशाला है वो अपने गुरुजनों से मिलती है, और ये संस्कारों की जो पाठशाला है वो हमारे समाज से मिलती है। अतः सभ्यता को रोकने के
लिए संस्कारों को पोषित करना होगा। अतः सभ्यता को छोड़ने के लिए समाज में संस्कारों का निष्पादन करना होगा। अतः सभ्यता को काउंटर करने के लिए या सभ्यता के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संस्कारों के बीजारोपण को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना होगा। वर्तमान युग के बदलते इस डिजिटल माहौल में जहां लोग सोशल मीडिया पर नित्य अपनी सेल्फी के माध्यम से अपनी सभ्यता का परिचय दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग संस्कारों के माध्यम से मानव सेवा को प्रमुखता दे रहे हैं। आज इतिहास के पन्नों में उन्हीं का नाम अमर है जिन्होंने अपनी सेल्फी की जगह पे लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह मदद की। आज उन लोगों की ज़रूरत है जिन्होंने अपने संस्कारों के माध्यम से लोगों के समाज को बदल दिया। आज ज़रूरत है उन कर्मयोगियों की जिन्होंने नए भारत को गढ़ने का एक संकल्प लिया। ऐसे बताइए ना, तब कितनी बेहतरीन लैंग्वेज हो जाएगी। और भी आगे बता सकते हैं, मतलब कहने को क्या है ना कि ऐसे ये टॉपिक है कि इन पर मैं 5-5 घंटे भी स्पीच दे दूंगा तो भी नहीं थकूंगा, है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हर एक व्यक्ति का सुने, उससे सीखें। आप देखो, मैंने आपका पेज भी नहीं टर्न किया, आपके सारे पॉइंट मेरे दिमाग में थे कि कैसे बताना है, कैसे ऊपर तक पूरी बातें ले जानी हैं, ठीक है ना। आप इसमें महिला को और अच्छे से बता सकती हैं, आप इसमें त्योहारों को बता सकती हैं, डिटेल से बता सकती हैं, जैसा मैंने बताया है। होता क्या, देखो एक बात आप लोगों को बताएं, हम जब पीडीएफ देखते हैं ना या कोई कंटेंट देखते हैं तो हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है, सोच नहीं पाता है। हमको खुद पर यकीन नहीं होता कि 1200 शब्द हम लिख लेंगे, और खुद पर यकीन ना होने के कारण हम कोई पैरासूट परचेज कर लेते हैं, कोई पीडीएफ परचेज कर लेते हैं। मेरा बस चले तो मैं चमन्नी भर भी आप लोगों को कोई पीडीएफ ना दूं, लेकिन बात एक ही सभ्यता है ना, सभ्यता पीडीएफ दिलवा देती है, जबकि मेरे संस्कार में आपको अपंग बनाना नहीं है। मेरे संस्कार ये कहते हैं कि आप सबके अंदर वो अद्भुत ज्ञान है, वो अद्भुत नॉलेज है जिसके माध्यम से आप अपना इतिहास रच सकते हैं। लेकिन वही है ना कि आपको अभी विश्वास नहीं होगा। आपको मेरे को देखकर विश्वास हो जाएगा कि हाँ आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन आपको खुद पर यकीन नहीं होगा। इसीलिए आप देखते हैं, कॉपी करते हैं। मैं बस यही कहता हूँ कि जो मैं बोला उसके कुछ की पॉइंट लिख लो, उस की पॉइंट में फिर अपनी कहानी गढ़ो, और अपनी कहानी को गढ़ते हुए अपना पूरा इतिहास लिख दो, और देखना कलम कभी नहीं रुकेगी। यही तो होता है यूपीएससी में। यूपीएससी में जब आप अपना ऐसे लिख कर आती हैं तो क्योंकि वहाँ सोचने की क्षमता ही नहीं होती, पता होता है कि हाँ मेरा दिमाग जो है वो सब कुछ करेगा। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं, हालांकि समय तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है लेकिन आपके लिए काम आएगी स्टोरी। आपको पता होना चाहिए कि आपने नेपोलियन का नाम सुना होगा, आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। नेपोलियन और सिकंदर की दो खास बात थी। दो खास बात क्या कि सिकंदर जब कहीं युद्ध करने जाता था, किसी भी देश पर हमला करने जाता था, तो जिस पानी वाले जहाज से वो जाता था या जिस साधन से वो आता था उस देश पर हमला करने के लिए, जब सारे लोग उससे उतर जाते थे तो उस साधन को वहीं विस्फोटक पदार्थ से उड़ा देता था, खत्म कर देता था। और ये सैनिक अब परेशान कि वापस तो जा नहीं सकते। अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचता था कि क्या है, इस राज्य को विजय करो, यहाँ के संसाधन पर कब्जा करो, तब अपने घर वापस लौटो, नहीं तो मारे जाओगे। तो ये अपनी पूरी क्षमता से लड़ते थे। वही यूपीएससी में होता है, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प होता नहीं, टाइम आपके पास कम होता है, लगता है कि यार सब कुछ लिख डालो जितना दिमाग के अंदर है। तो वही काम अभी से किया करो, अभी से पॉइंट लिख लिया करो, मेरे ऑडियो के पीडीएफ से पॉइंट निकाल लिया करो, सिर्फ पॉइंट एक वाइट 2-3 वाइट पेज पे लिख लिया करो, ठीक है। उसको लिखने के बाद 2 से 3 दिन तक उन पॉइंट को बस देखा करो और कहानी अपने मनी मन में सोचा करो, लिखो मत, सोचा करो। और तीसरे दिन बैठ के फिर ऐसे लिखो, तब देखना आपका ऐसे काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे लिखेंगे तो आपका ऐसे काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। उम्मीद है आप हमारी बात समझ गई। उम्मीद यह भी है कि आप अपने ऐसे की पूरी कमियां समझ गई। उम्मीद यह भी है कि आप ये भी समझ गई कि कैसे इसको बेहतरीन से और बेहतरीन बनाया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे आप ही के साथ एक नए ऐसे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे राइटिंग करती रहिए।